ठीक है, ग्वादर पोर्ट पूरा पूरा चाइना के हत्थे में। चाइना की एक पॉलिसी है, कौन सी? डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है। इस पॉलिसी के जरिए क्या करता है वो? छोटे गरीब देशों को उधार देता है। उधार देके उनसे बेसिकली उनकी जो ज़मीन है वो हथिया लेता है, पैसे के बदले में ज़मीन। इतना है बस उसका, ठीक है, चाइना का। कि ईरान ये डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर सिर्फ इसलिए ताकि न्यूक्लियर जैसे ही डेवलप हो उठाए उसको छोड़ दे यूएस के ऊपर, और यूएस बूम, ठीक है। तो यूएस उस पर 25% का टैरिफ लगा देगा। ये टैरिफ ईरान पे नहीं लग रहा है, भारत पे लगेगा, अगर भारत ईरान के साथ ट्रेड करता है तो। ईरान के लिए यूएस को नाराज करना भारत के लिए बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच जो ट्रेड है वो हार्डली $1.66 बिलियन का है। इन दोनों के बीच में ट्रेड कितना है? $130 बिलियन के आसपास है, ठीक है। आप ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ₹1.5 के लिए ₹130 का नुकसान नहीं कराया जा सकता। समझदार हैं आप, इस बात को समझिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोट्सबुक है इसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में, चाबहार पोर्ट के बारे में, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोर्ट पर इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिलहाल न्यूज़ में क्या आ रहा है कि यूएस के सैंक्शंस, यूएस के टेरिस वगैरह के चलते हो सकता है कि इंडिया को चाबहार पोर्ट छोड़ना पड़े। आप एक बार न्यूज़ आर्टिकल्स देखिए, मैंने कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे लगाए हैं, देखो क्या कह रहे हैं। डिड यूएस फोर्स इंडिया टू पुल आउट ऑफ ईरान चाबहार पोर्ट? क्या यूएस के दबाव के चलते, डिड यूएस फोर्स की वजह से, यूएस का जो फोर्स है इंडिया पे लग रहा है उसकी वजह से इंडिया जो है चाबहार पोर्ट से एग्जिट कर रहा है, छोड़ के जा रहा है? अगर ऐसा है तो ये लॉस कितना बड़ा है भारत के लिए? अगला देखो न्यूज़ आर्टिकल क्या कह रहा है। डिड इंडिया जस्ट विड्रू फ्रॉम ईरान चाबहार पोर्ट अंडर यूएस प्रेशर? क्या इंडिया ने चाबहार पोर्ट से सिर्फ इसलिए विड्रू कर लिया क्योंकि यूएस का प्रेशर हम पर बहुत ज़्यादा था? इसको लेकर के मल्टीपल अटकलें लगाई जा रही हैं, ठीक है, बातें चल रही हैं। बीजेपी कांग्रेस अपना पॉलिटिक्स वगैरह खेल रही है, बट हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। हमको जाना है कहाँ? इसकी तह पे, कि भैया ये पर्टिकुलर न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ठीक है। चाबहार पोर्ट एग्जैक्टली कहाँ है, इतना इंपॉर्टेंट भारत के लिए क्यों है, यूएस इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, यूएस और ईरान का आपस में ऐसा क्या चल रहा है कि भारत पर इतना इम्प्लीकेशंस हो रहा है, ठीक है। चाबहार पोर्ट पर हम पहले भी वेवर लेते आए हैं सैंक्शंस की, जब भी हम बात करेंगे, ठीक है। यूएस से पहले भी लिया है, ट्रम्प से भी लिया है, फिर अभी ऐसा क्या हो गया है कि हम इस वेवर को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं? क्या भारत सच में चाबहार पोर्ट छोड़ के चला जाएगा या फिर अभी वहाँ पर अपनी पकड़ बना के रखेगा? ये सारी चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी, बस थोड़ी देर रुकिए, अभी हम पूरा मामला जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया चाबहार पोर्ट एग्जैक्टली कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। चाबहार पोर्ट ईरान के ईरान का जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर लाई करता है, उसकी लोकेशन एग्जैक्टली वहाँ पर है, ठीक है। मैप में आपको दिखाऊंगी, 2 मिनट रुको, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है? चाबहार पोर्ट ये ईरान का नियरेस्ट पोर्ट है भारत के लिए, ठीक है। भारत के सबसे नज़दीक ईरान का अगर कोई पोर्ट है तो वो कौन सा पोर्ट है? वो है चाबहार पोर्ट, ठीक है। अब लोकेशन इसकी क्या है? सिस्तान बलूचिस्तान वाला जो प्रोविंस है, ऑन मकरान कोस्ट अलोंग द गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर ये लोकेटेड है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ क्या है, नज़दीकी किससे बना रहा है? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्या सीन चल रहा है, मेरे ख्याल में आपको मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बता दूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी लेने की फिराक में है, ठीक है। आए दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलूचिस्तान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, किसी भी टाइम आज़ाद हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट उन्होंने तो अपनी आज़ादी घोषित कर भी दी है ऑफिशियली, ठीक है। बट बलूचिस्तान ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है? उसको भरोसा है भारत का, उसको आसरा है भारत का, उसको मालूम है कि अगर मैं कल को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता हूँ तो भारत मुझे अप्रूवल देगा। यहाँ पे बेसिकली वही वाली बात आ जाती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। भारत का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। तो दुश्मन का दोस्त, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पे बेसिकली आ जाती है। बलूचिस्तान यहाँ पर सहारा दे, अगर इफ़ इन एनी केस मान लीजिए कल को जो चाबहार पोर्ट है भारत के हाथ से निकल जाए तो बहुत मुमकिन है कि जो बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर, वो कहीं दब जाए। क्योंकि बलूचिस्तान किसके भरोसे है? मैंने अभी बताया, बलूचिस्तान भरोसे है भारत के, ठीक है। अब बलूचिस्तान में अगर हमारी एक्सेस ही नहीं रहेगा,
हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं बलूचिस्तान को? आगे से तो जा नहीं सकते, पाकिस्तान से होकर के तो जा नहीं सकते। एक्सेस कर रहे हैं हम बलूचिस्तान का कहाँ से? आपका चाहबार पोर्ट के ज़रिए, ठीक है। तो अब पोर्ट ही नहीं रहेगा तो बलूचिस्तान का एक्सेस हम कैसे करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बेसिकली आ जाती हैं। फिर ये इसलिए भी क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस हम यहाँ से बड़े आराम से कर सकते हैं पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, ठीक है। मैं अभी तुम मैप देखो, चलो इतना क्या ही छुपाना तुमसे, अब तुम मैप देखो। ये रहा आपका चाबहार पोर्ट, ठीक है। ये है आपका चाबहार पोर्ट, ये आपका पाकिस्तान, ठीक है। और ये रहा गुजरात का कांडला। कांडला पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। इसको आप मुंबई पोर्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मुंबई पोर्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये जा रहा है आपका रूट, ठीक है। ये आपका जा रहा है रूट, ठीक है। ये एक्सेस बड़े आराम से कर सकते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। मान लीजिए कि पाकिस्तान और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। मान लीजिए हम चड़ी बड़ी हैं, बचपन के यार हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला यार आना हमारा बेसिकली यहाँ पे चल रहा है, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। तो बड़े आराम से अगर ऐसा होता, जो कि नहीं है, तो हम बड़े आराम से भारत से अफगानिस्तान का एक्सेस पाकिस्तान की सरजमीन से कर सकते थे। बट ऐसा है नहीं। हमारा क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है 36 का आंकड़ा। हमारी दुश्मनी है एक दूसरे से, ठीक है, बहुत भयंकर वाली। तो अब पाकिस्तान अपनी ज़मीन देता नहीं है भारत को कि अफगानिस्तान का एक्सेस हम कर सकें, तो अभी हमें ऑल्टरनेटिव रूट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से ले जाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऊपर है सारा पहाड़ी इलाका, ठीक है। उसको काट पीट के बनाना, उसके अपने अलग चैलेंजेस है। दूसरा रास्ता क्या बचता है कि पानी से होते हुए जाए, तो हमने दूसरा रास्ता बना लिया। हमने क्या करा? हमने कांडला पोर्ट को कनेक्ट कर दिया चाहबार पोर्ट से ईरान के। अब ईरान से आगे देखो, चाहबार पोर्ट के आगे आप थोड़ा सा ये रूट देखो, ठीक है। यहाँ से आप बड़े आराम से, ये रास्ता है, ठीक है, रेल रोड नेटवर्क है, यहाँ से आप बड़े आराम से अफगानिस्तान एक्सेस कर लिया। अफगानिस्तान एक्सेस करने के बाद ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनका एक्सेस भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं मैं यहाँ पे कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। पहली है आपकी तजाकिस्तान, दूसरी है आपकी तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। फिर है आपका उज़्बेकिस्तान, ठीक है। फिर है आपका तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। फिर है आपका तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और एक और कौन सी कंट्री है? कजाकिस्तान, ठीक है। ये 5 आपकी बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। देख लो फिर से नाम, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। इन पांचों की पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को आप बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने चाहबार पोर्ट पर एक्सेस अपना बेसिकली पकड़ अपनी बना रखी है। आप यहाँ से ईरान पहुँचे, ईरान से होते हैं अफगानिस्तान पहुँचे, और ये पीछे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उसका एक्सेस आप कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से आप यूरोप को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं 2 मिनट रुको, मैं ये भी बताऊंगी कि ये होगा कैसे, ठीक है। फिलहाल आप ग्वादर, ये वाला पोर्ट देखो, ये चाहबार पोर्ट की लोकेशन देखो, ये रही, ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट नोटिस कर लो कि चाहबार पोर्ट एकदम पड़ोस में है किसके? ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट के बारे में याद रखना, ग्वादर पोर्ट चाइना के CPEC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चाइना बेसिकली इसी पोर्ट के जरिए इंडियन ओशियन को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। ये पूरी कहानी 2 मिनट को पूरा पिक्चर क्लियर होगा, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। बस सब्र बना के रखना है। फिलहाल 2 मिनट के लिए वापस चाहबार पोर्ट पर आते हैं। उसके बारे में जो 2 पॉइंट बच गए हैं वो देख लेते हैं। चाहबार पोर्ट में मेनली 2 टर्मिनल है। पहला है कालांतरी पोर्ट और दूसरा है बेहश्ती पोर्ट। ये बेहश्ती पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो हैवी इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर इसी पर्टिकुलर पोर्ट पर है। जैसे कालांतरी, ये टर्मिनल्स आपको मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है, अगर आप एयरपोर्ट वगैरह गए हैं, एयरपोर्ट में भी अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पर प्लेन्स जो है आपके लैंड करते हैं और वहाँ से फ्लाइट्स वगैरह लेते हैं। अलग अलग इसके टर्मिनल्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही पोर्ट के केस में भी होता है, टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। इसमें 2 हैं, एक तो शहीद कालांतरी और दूसरा है शहीद बेहश्ती। ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने हेविली डेवलप किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सपोर्ट करता है इंडिया का ब्रॉडर यूरेशियन कनेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स। मैंने बताया कि सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ही नहीं, चाहबार पोर्ट के ज़रिए हम यूरोप वाला जो एरिया है उसको भी एक्सेस बड़े आराम से कर सकते हैं। फिलहाल
अभी देखते हैं कि सिग्निफिकेंस चाबहार पोर्ट की क्या है भारत के लिए, भारत के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर हमें अफगानिस्तान को एक्सेस करना है, अगर हमें सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना है, तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम पाकिस्तान से होके जाएं या फिर हम पानी के ज़रिए जाएं। पाकिस्तान अपनी ज़मीन देता नहीं है, उसका बेसिकली ये है कि भैया हमसे तो कुछ होता नहीं है, हम आपको भी कुछ नहीं करने देंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, वही वाला हिसाब है पाकिस्तान का कि भैया हम तो कुछ कर नहीं पाते, आपको क्यों करने दें। तो इसलिए वो अपनी ज़मीन हमें देता नहीं है कि हम पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान का एक्सेस कर पाएँ। बचता है हमारे पास दूसरा रास्ता पानी वाला, वो हमने बना लिया है। तो बेसिकली चाबहार पोर्ट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया कंट्री हैं उनका एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी। ठीक है, जो लिंक करता है इंडियन ओशियन को रशिया और यूरोप से। कैसे, रुको 2 मिनट, ये देखो यहाँ पे 2 लाइन आपको दिख रही होंगी, एक ब्लू वाली लाइन दिख रही होगी और एक दिख रही होगी आपको रेड वाली लाइन। पहले ब्लू वाली लाइन देखो, ये नॉर्मल रूट है जो राइट नाउ यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये रूट की आप थोड़ी सी लंबाई देखो, अगर इस रूट के जरिए हमें ये मॉस्को आपका रशिया की कैपिटल है। ठीक है, ठीक है, ये आपका रशिया पड़ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ये ब्लू वाला रूट देखो। ठीक है, मुंबई से चले हम, मुंबई से होते हुए अपना ये सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरियन सी, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये निकलते निकलते नॉर्थ सी, बाल्टिक सी होते हुए कहीं जाकर के हम पहुँचे मॉस्को। ये रूट लंबा कितना है आप पहले वो देखिए। और इसी रूट का ऑल्टरनेटिव रूट है कौन सा, ये जो रेड वाला है। ये रेड वाला रूट ही आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मुंबई से निकले चाबहार, यहाँ पे 2 तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, चाबहार के ज़रिए भी और बंदर अब्बास के ज़रिए भी, दोनों ही ईरानियन पोर्ट हैं। चाबहार या मुंबई से होते हुए चाबहार से निकले हम, ये तेहरान पहुँचे, तेहरान फिर कैस्पियन सी से होते हुए हम कहाँ पहुँच गए, बड़े आराम से मॉस्को पहुँच गए। ठीक है, ये रूट इसके कंपैरिजन में कितना छोटा है। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव बन रहा है, ये जो नॉर्मल रूट है इस रूट का ऑल्टरनेटिव है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और उसी का हिस्सा है क्या, चाबहार पोर्ट। अगर चाबहार गया तो बहुत मुमकिन है कि भैया ये रूट जो है वो हमारे लिए एक्सेसिबल ना रहे। ठीक है, अब वापस इस पे आओ, इस वाली स्लाइड पे देखो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है। पहली बात आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर हम इस पर्टिकुलर रूट का इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारी 30% से गिर जाएगी। मान लीजिए कि ये वाला जो रूट है, पहले हम इस वाले रूट से, जो ब्लू वाला रूट है, अगर हम ब्लू वाले रूट से ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा खर्चा 100 रुपये आ रहा है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में, वहीं पर अगर हम ये जो रेड वाला रूट है इसको इस्तेमाल करें तो ये खर्चा हमारा सिर्फ 70 ही आएगा। 30 रुपये की बचत है हमारी सीधे सीधे। ठीक है, 30% कॉस्ट बेनिफिट ये हमको दे रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम ये ब्लू वाला रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं 10 घंटे, मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर मुझे 10 घंटा यहाँ से लग रहा है ये ब्लू वाला रूट फॉलो करने में, वहीं उसी की जगह पर अगर अब मैं ये रेड वाला रूट फॉलो करूँ तो मैं सिर्फ 6 घंटे में पहुँच जाऊँगी, 4 घंटे कम लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें देखिए, कॉस्ट भी क्या, आपकी 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका पैसा भी बच रहा है, दूसरा आपका समय भी बच रहा है। ठीक है, टाइम और कॉस्ट दोनों की बचत हो रही है। समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना बताइए, लिखिए, समझदार व्यक्ति हैं, है कि नहीं है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने आपको बताया था चाइना वाला पॉइंट, कि चाइना को भी काउंटर करने में हेल्प करता है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान हम सभी ने देखा था कि भैया किस तरह से चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी भारत के खिलाफ। चाइना का भी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी, जब यूएस ने टैरिफ वगैरह लगाया था तो काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत और चीन के संबंध जो है वो सुधर सकते हैं, कि जो भारत चीन भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो दौर है वो वापस लौट सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने पिछली वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि चाइना कैसे भारत के साथ तनातनी कर रहा है सक्सगाम वैली को लेकर के। जिसने नहीं देखा है सक्सगाम वैली वाली वीडियो वापस जाकर के देख सकता है, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है कि सारा मुद्दा क्या है। वापस इस वाली वीडियो पे आते हैं।
तो चाइना, और देखो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रही हूँ, हिंदी चीनी कुछ भी हो सकते हैं, भाई भाई नहीं हो सकते। इसका रीसेंट एग्जांपल सक्साम वैली में देखा। सक्साम वैली से ठीक पहले हमने इसका एग्जांपल आपका देखा था उसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर में ना सिर्फ हथियार, सिर्फ वेपन ही नहीं, इंटेलिजेंस भी शेयर की थी पाकिस्तान के साथ। किसने? चाइना ने। ठीक है, इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहा है, रिपोर्ट शेयर कर रहा है, खुफिया जानकारी शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ भारत की। ये हमारे लिए जो खतरे की घंटी बेसिकली थी। ठीक है, अब इस चाइना को काउंटर करने के लिए भी चाबहार एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट हमारे लिए हो जाता है। कैसे चाबहार काउंटर करेगा? किसको? ग्वादर पोर्ट को। वापस आओ इस वाले मैप पे। ठीक है, थोड़ा रुको, मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ, बहुत गंदगी मचा दी मैंने। ठीक है, 2 मिनट रुको। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन करने दो मुझे। हो गया साफ। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं जो बता रही हूँ थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, ये रहा ग्वादर पोर्ट, ये रहा चाबहार पोर्ट। ठीक है, और यहीं कहीं होगा आपका कराची पोर्ट। ठीक है, ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट, और ये रहा आपका चाबहार पोर्ट। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो इंडिया ने क्या किया था? भारत ने क्या किया था? ये कराची पोर्ट के पास अपना INS विक्रांत खड़ा कर दिया था, अपना INS बेसिकली खड़ा कर दिया था। ठीक है, एक युद्धपोत खड़ा कर दिया था। उसके वजह से क्या हुआ था? कराची पोर्ट के जरिए, कराची पोर्ट हमने ब्लॉक कर दिया था, और कराची पोर्ट के जरिए जो एक्सेस करता था अरेबियन सी को और इंडियन ओशियन को, पाकिस्तान, हमने वो बंद कर दिया था। ठीक है, अब करंट सिचुएशन में आओ। कराची पोर्ट के बिल्कुल बगल में है आपका ग्वादर पोर्ट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भैया अगर इस पर्टिकुलर पोर्ट के जरिए, क्या भरोसा है कि इस पर्टिकुलर पोर्ट के जरिए कल को अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है और पाकिस्तान को ब्लॉक करने की कोशिश भारत यहाँ के जरिए करता है, तो क्या भरोसा है कि चाइना यहाँ इस पर्टिकुलर पोर्ट के जरिए पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा? ग्वादर पोर्ट ले दे करके है तो चाइना के अंदर ही, ये CPEC जा रहा है ना, यहाँ से CPEC जा रहा है ना, CPEC का हिस्सा ही है ग्वादर पोर्ट। CPEC इज योर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कह के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इसको डेवलप कर रहे हैं, मगर इसका बहुत मुमकिन है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री यूज किया जाए। ठीक है, ग्वादर पोर्ट पूरा पूरा चाइना के हत्थे में। चाइना की एक पॉलिसी है, कौन सी? डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है। इस पॉलिसी के जरिए क्या करता है वो? छोटे गरीब देशों को उधार देता है, उधार देके उनसे बेसिकली उनकी जो ज़मीन है वो हथिया लेता है, पैसे के बदले में ज़मीन। इतना है बस उसका। ठीक है, चाइना का। तो यहाँ भी उसने यही किया है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर दिया, उधार चुका नहीं पा रही है पाकिस्तान की सरकार, और बदले में उनकी ज़मीन हथिया ली। ये बात पाकिस्तान के अवाम को समझ में आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को समझ नहीं आ रही है। हमने न्यूज़ में देखा है कि किस तरह से चाइनीज़ जो यहाँ पे यहाँ जो चाइना के लोग काम कर रहे हैं ग्वादर पोर्ट और CPEC वाले रूट पर, उन पर किस तरह से बमबारी की गई है, किस तरह से उन पर हमला किया गया है। कई सारे चाइनीज़ इंजीनियर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, उन्होंने अपनी जान गंवाई है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जरिए। ठीक है, पाकिस्तान की आवाम को समझ में आ रहा है कि ये उनके हित में नहीं है, बट उनकी सरकार को समझ नहीं आ रहा है। खैर, पाकिस्तान से उम्मीद भी कुछ ऐसी ही है। वापस इस वाली वीडियोस पे आते हैं, इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, अब यहाँ पे है चाबहार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट जो है बीच में पड़ जाता है। ठीक है, अब अगर कल को ग्वादर पोर्ट के जरिए पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करता है चाइना, तो हम उसको दोनों तरफ से घेर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? बेसिकली पाकिस्तान को हम यहाँ से भी घेर सकते हैं, चाबहार पोर्ट से भी और यहाँ से भी। ठीक है, दोनों तरफ से इन दोनों को घेरा यहाँ पे बड़े आराम से जा सकता है। तो बेसिकली ग्वादर पोर्ट को काउंटर किया जा सकता है अगर हमारे पास चाबहार पोर्ट है। ठीक है, तो इसलिए भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। फिर ह्यूमैनिटेरियन लिंक भी है। देखो, जब कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पर हमने एक स्कीम बेसिकली चलाई थी जिसका नाम था वैक्सीन मैत्री। याद होगा, कोविड के टाइम पर बहुत आई थी न्यूज़ में वैक्सीन मैत्री। इस मैत्री के ज़रिए हमने बेसिकली जो कोविड वैक्सीन डेवलप की थी, कोविड की जो हमने वैक्सीन डेवलप की थी, वो हमने डिस्पर्स कराई थी अलग अलग देशों को। ठीक है, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन भिजवाई थी एज अ जेस्टर ऑफ सपोर्ट और ह्यूमैनिटेरियन एड, यू कैन से। इस वैक्सीन मैत्री के लिए हमने चाबहार पोर्ट का यूज़ बेसिकली बहुत अच्छे लेवल पर हमने किया था। चाबहार पोर्ट का जो रूट है उसको हमने बेसिकली इस्तेमाल किया था। ठीक है, नॉट ओनली दिस, अफ़गानिस्तान की हालत को सुधारने के लिए
कई बार हमने वहाँ पे जो वीट अनाज की जो बेसिकली अनाज हमने वहाँ पे भिजवाया था, वो भी ये जो आपका ग्वादर पोर्ट है इसके ज़रिए भिजवाया था। मैंने बताया ना, ग्वादर पोर्ट का एक्सेस कर लीजिए आप, सॉरी आपका ये चाबार पोर्ट का एक्सेस कर लीजिए आप, बड़े आराम से अफ़गानिस्तान पहुँच सकते हैं। तो ये हमने अफ़गानिस्तान की खाद्य पदार्थों में मदद करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हमने किया था, ठीक है। तो वो सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। चाबार पोर्ट अगर हाथ से निकल गया, मतलब आप अगर एक्सेस नहीं कर सकते, पाकिस्तान अपना रास्ता देगा नहीं, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को संभालने के लिए हम फिर अफ़गानिस्तान का एक्सेस रहेगा नहीं, सिचुएशन क्या खाक संभलेगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, एक बार ये वाला मैप देखो, ठीक है। ये थोड़ा, ये आपको, ये जो मैप है ये आपको ब्रॉडर पिक्चर क्लियर करेगा, ठीक है। अब तक जो मैंने समझाया ब्रॉडर पिक्चर को आपको ये बेसिकली क्लियर करके देगा। ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। इंडिया ये रहा, मेरा भारत महान इंडिया। यहाँ से हम शुरू किए हैं, ये वो वाला रूट है जो फ़िलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, टू रीच रशिया, ठीक है। इसी का ऑल्टरनेटिव रूट हमने डेवलप किया है, कौन सा, ये चाबार पोर्ट से होता हुआ, ठीक है, ये, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा देखो कि चाइना कौन सा रास्ता यूज़ कर रहा है। चाइना यहाँ से शुरू करता है, ये टन टना, ये देखो ये कितना लंबा रूट है, ठीक है। ये रूट का थोड़ा सा आप लेंथ देखो कि भैया अगर चाइना को चाइना को आपका यूरोप पहुंचना है तो उसको कहाँ से कितना लंबा ट्रैवल करके आना पड़ रहा है। इस वाले रूट से भी ज़्यादा लंबा है वो। इसी का सॉल्यूशन, अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, एक और पॉइंट है यहाँ पर, क्या कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भारत को सिर्फ 2 जहाज़ लगने हैं, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ब्लॉक हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है यूरोप को चाइना, वो नहीं कर पाएगा। ये स्ट्रेट ब्लॉक होते ही चाइना बस यहीं सिमट करके रह जाएगा। वो पीछे जो यूरोप है आपको और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर से तो रास्ता ही नहीं है। ये सब हार्श कंडीशंस है, वहाँ पे पहाड़ है, बर्फबारी भयंकर लेवल की है, ऊपर से रास्ता है नहीं। जो रास्ता है वो आपको ओशियंस के शुरू होते हुए ही जाता है। मलक्का स्ट्रेट अगर हमने ब्लॉक कर दिया, भारत की अच्छी पकड़ है मलक्का स्ट्रेट पे, ठीक है, अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो ये सब चाइना के हाथ से निकल जाएगा। इसी का सोल्यूशन बनाया है चाइना ने, क्या, CPEC, ये रहा, यहाँ से होते हुए यहाँ ग्वादर पोर्ट। कि भैया अगर कल को ये चला भी गया हाथ से, ये फिसल भी गया अगर मलक्का स्ट्रेट हाथ से, तो चाइना ये रहा आपका, ठीक है, चाइना ये रहा उसका जिंगजियान प्रोविंस। यहाँ से बड़े आराम से वो यहाँ पे आया और ओशियन को एक्सेस कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर उसको बस ऐसे पहुँचना है, ठीक है, फिर उसका रास्ता भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, याद रह जाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ परेशान नहीं होना है। वैसे कुछ इतना मुश्किल है नहीं कि याद रखा ना जा सके। अब इंडिया का इसमें क्या इन्वेस्टमेंट रहा है, क्या ऑपरेशनल रोल रहा है, वो हम थोड़ी सी एक नज़र डाल करके देखते हैं। हुआ क्या, देखो अगर इसका हिस्ट्री मैं आपको बताऊं तो आप इसका 2003 के आसपास से हमारी इसकी बात चल रही है, ठीक है। बट उतना पीछे आपको अपने को जाना नहीं है, अपने को लेटेस्ट डेवलपमेंट देखनी है, तो हम 2015 से शुरू करेंगे। हुआ क्या कि इंडिया एक MOU साइन करता है। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, साइन करता है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए। कब, मई 2015 में। फिर उसके बाद मई 2016 में, यानी ठीक 1 साल बाद, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान चाबहार अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। ऑफिशियल हो जाता है कि चाबहार पोर्ट को अब यहाँ पर डेवलप तीनों मिलकर के बेसिकली करेंगे, चलेगा, ठीक है। फिर ये हो रहा है किसके अंडर, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर के अंडर, ठीक है। इसमें देखो बेसिकली चाबहार पोर्ट को ये डेवलप करके, चाबहार पोर्ट के जरिए एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर बेसिकली डेवलप किया जाएगा, जिसमें चाबहार पोर्ट आपका की हब बन के निकलेगा, किसका, ट्रेड के लिए भी और कनेक्टिविटी के लिए भी, ठीक है। किसके लिए, याद रखेंगे यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं, एक तो ट्रेड प्लस कनेक्टिविटी। ट्रेड बिना कनेक्टिविटी के कैसे होगा, रोड होंगे, रास्ते होंगे, तभी तो आप ट्रेड कर पाएंगे, ऐसे उड़ के थोड़ी जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली बात है। फिर
इंडिया यहाँ पर कमिट करता है कि वो डेवलप करेगा और ऑपरेट करेगा, याद रहे डेवलप करके छोड़ के जा नहीं रहे हम, डेवलप भी करेगा ऑपरेट भी करेगा। किसको? शहीद बेहेश्ती टर्मिनल को। मैंने पहले ही बताया 2 टर्मिनल थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। और इस टर्मिनल को डेवलप किया जा रहा है अंडर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए हमने कमिट किया था करीब करीब $370 मिलियन, ठीक है। बट यूएस सैंक्शंस लगे, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा। बट उसके बावजूद हमने यहाँ पे लगभग ज़्यादा नहीं तो 120 मिलियन यूएस डॉलर्स हमने प्रोवाइड कर दिए इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए। देखो इतनी मुश्किलों के बावजूद इंडिया जो है ना, इंडिया की विलिंग पावर ये बेसिकली शो करता है कि इंडिया अपने कमिटमेंट्स को लेकर के कितना सतर्क है, कितना बेसिकली कमिटमेंट अपनी कमिटमेंट्स को लेकर के कितना बेसिकली वर्ड, इंडिया इज बेसिकली अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। हमने अपनी बात, हम ऐसा नहीं है कि बात कह के हम मुकर गए हों, हम चाइना नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है, हमने जो कहा है वो करके दिखाया है, ठीक है। 370 मिलियन हमने कमिट किया था, यूएस सैंक्शन लगे, बाकी सारी सब दिक्कत परेशानी आई, लेकिन उसके बावजूद हम 120 मिलियन डॉलर मिलियन यूएस डॉलर हमने यहाँ पर इस कमिटमेंट को प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। और आगे भी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि भैया यूएस का सैंक्शंस और इन्वायरमेंट एंड वेवर हिस्ट्री बेसिकली क्या रही है। तो सबसे पहले देखो कि 2018 में, सिंस 2018 इंडिया के पास एग्जेम्पशंस अवेलेबल थे चाबहार पोर्ट को लेकर के। 2018 में अगर आप देखोगे, 2018 ये वही साल है जब ट्रंप का जो पहला प्रेसिडेंशियल टर्म यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 2002 टर्म, ये जो प्रेसिडेंशियल टर्म चल रहा है ट्रंप का, वो सेकंड प्रेसिडेंशियल ट्रंप है, ठीक है। इसके पहले भी बिडेन से पहले वही रहे हैं, ठीक है। जब 2018 में ट्रंप थे उस टाइम पर भी हमने यूएस से सैंक्शंस का वेवर बेसिकली ले लिया था, ठीक है। तब उतना दिमाग ख़राब ट्रंप का नहीं था, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। बहरहाल अब उनको थोड़े मूड स्विंग्स थोड़े ज़्यादा होने लगे हैं, खैर, ठीक है। तब हमने सैंक्शंस के अंडर सैंक्शंस का एग्जम्पशन हमने ले लिया था यूएस ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर ये सैंक्शंस का वेवर हमें मिला, बट इसको रिवोक हो गया ये 2025 में, ठीक है। 2025 में क्या हुआ, ये जो सेकेंड टर्म चल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट बेसिकली अलाइनिंग विद ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। मैक्सिमम प्रेशर हम बेसिकली यूएस कह रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर ईरान पे बनाएंगे। क्यों? अब ईरान पर प्रेशर क्यों बना रहा है यूएस? बेसिकली ईरान डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर, और ट्रंप को लगता है कि नॉट ओनली ट्रंप, पूरे यूएस को लगता है कि ईरान के इस न्यूक्लियर का सिर्फ एक ही मकसद है कि यूएस को तबाह कर दिया जाए। यूएस को बेसिकली लगता है कि ईरान ये डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर सिर्फ इसलिए ताकि न्यूक्लियर जैसे ही डेवलप हो उठाए उसको छोड़ दे यूएस के ऊपर और यूएस बूम, ठीक है। ट्रंप का यूएस का ये जो डर है ये थोड़ा जायज़ भी है, ठीक है, ये थोड़ा जायज़ भी है। सिर्फ उतना ही नहीं, अभी रीसेंट एस्केलेशन भी हमने देखे, जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो जब प्रोटेस्टर्स को बड़ी बुरी तरीके से कुचला जा रहा था तो ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि यूएस इंटरवीन कर सकता है ईरान में अगर जो सिचुएशन है वो ऐसी की ऐसी बनी रही। उस टाइम पर यूएस ने जब ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया था तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनेई, इनके कुछ करीबी जो एडमिनिस्ट्रेशन में भाई बंधु लोग हैं, उनका स्टेटमेंट आया था कि अगर यूएस ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो बहुत मुमकिन है कि यूएस और ईरान के बीच में वॉर, एक प्रॉपर वॉर छिड़ी जा सकती है। अब आप इसको मजाक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि यूएस के आगे ईरान कहीं नहीं टिकता है, ना लैंड पावर पे, ना वाटर पे, ना ही एयर पावर में, ठीक है। लैंड, एयर, आर्मी, एयरफोर्स और आपका ये नेवी, तीनों ही केसेस में ईरान बहुत पीछे है अमेरिका से। न्यूक्लियर तो खैर वो डेवलप कर ही नहीं पाया, अभी उसका चल रहा है। न्यूक्लियर साइट्स जो है ईरान की, उस पर कई बार अमेरिका ने बमबारी वगैरह भी करवाई, बट यूएस कहता है कि इससे पहले कि आप हमारी न्यूक्लियर साइट पर अटैक करते हमने साइट ही शिफ्ट कर दी थी, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वो अपनी बयानबाजी इनकी चलती रहती है। बहरहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 2018 में हमने सैंक्शंस का वेवर ले लिया था जो रिवोक हुआ 2025 में। 2025 में हमने फिर से ट्रंप से बात की और फिर से हमें यहाँ पर एग्जम्पशन मिल गया था जो कंटिन्यू किया था यहाँ पे बेसिकली। इसके बाद हमें 6 महीने का 6 मंथ्स का एग्जम्पशन यहाँ पे मिल गया था जो कंटिन्यू करता है, चलता है कब तक के लिए?
26 अप्रैल 2026, अभी अप्रैल आई नहीं है, ठीक है, अभी अप्रैल आई नहीं है, अभी जनवरी चल रही है, अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन इससे पहले ये ख़त्म हो उससे पहले हमको वेवर लेना होगा, ठीक है। और ये वेवर को लेकर के बातें चल रही हैं ठीक है। अब लेकिन इस वेवर को लेकर, ये जो 6 मंथ वाला वेवर है, इस 6 महीने वाले वेवर को लेकर भी इंडिया और यूएस में थोड़ी सी खींचातानी हो रही है। यूएस का बेसिकली कहना है कि ये 6 महीने का टाइम हमने आपको इसलिए दिया था ताकि आप अपना फटाफट से बोरिया बिस्तरा जो है वो लपेट लें, इसलिए हमने आपको 6 महीने का टाइम दिया है। बट इंडिया का इंटरप्रिटेशन ये है कि ऐसा कुछ हमारी बात नहीं होती, ये प्रॉपर वेवर था, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये इस चीज़ को लेकर के भी बेसिकली इस टाइम को लेकर के अलग अलग इंटरप्रिटेशन यूएस और इंडिया दे रहा है, इस वजह से भी थोड़ी खिंचातानी चल रही है। यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, विंड डाउन। यूएस, ये विंड डाउन वही है कि अपनी प्रेजेंस को किसी पर्टिकुलर एरिया में कम करना। यूएस कह रहा है कि हमने 6 महीने का टाइम आपको इसलिए दिया था ताकि आप अपनी एक्टिविटीज़ को विंड डाउन करें, कम करें इस पर्टिकुलर एरिया में। वैसा कुछ होता हुआ यूएस को नज़र आ नहीं रहा है, तो इसको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। अब देखो बातें चल रही हैं, किस तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं। रीसेंट यूएस की पॉलिसी शिफ्ट बेसिकली हम देख लेते क्या है कि भैया 2 जनवरी 2026 में यूएस के प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है वो 25% का टैरिफ अनाउंस कर देते हैं कि भैया अगर कोई भी देश ईरान के साथ ट्रेड करता है तो उस देश पर हम 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है। मान लीजिए इस केस में क्या होता है कि ये रहा यूएस, ठीक है, ये रहा यूएस, ये रहा आपका ईरान और ये रहा भारत, ठीक है। इनका बेसिकली कहना है कि कोई भी देश अगर ईरान के साथ ट्रेड करता है, ठीक है, तो यूएस उस पर 25% का टैरिफ लगा देगा। ये टैरिफ ईरान पे नहीं लग रहा है, भारत पे लगेगा अगर भारत ईरान के साथ ट्रेड करता है तो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये भी देख लो कि भैया ईरान के लिए यूएस को नाराज़ करना भारत के लिए बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच जो ट्रेड है वो हार्डली 1.66 बिलियन डॉलर का है, ठीक है, मुश्किल से 1.5 बिलियन डॉलर। बट इन दोनों के बीच में ट्रेड कितना है, 130 बिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है। आप ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि 1.5 रुपए के लिए 130 रुपए का नुकसान नहीं कराया जा सकता। समझदार हैं आप, इस बात को समझिए, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो 1.5 रुपए के लिए 150 रुपए का नुकसान नहीं लिया जाता, ठीक है। सिर्फ 1.5 बिलियन के ट्रेड के लिए हम 130 बिलियन का ट्रेड खतरे में नहीं ला सकते। ये वाला फैक्टर भी है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ईरान बेसिकली यूएस का बेसिकली कहना यही है कि कोई भी देश, चाहे वो भारत है चाहे कोई भी देश है, अगर ईरान के साथ ट्रेड करता है तो यहाँ पे बहुत मुमकिन है कि यूएस सीधा 25% टैरिफ लगा दे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ These actions are basically part of broader US sanctions against Iran, जिसमें वो उसका एम बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल नेटवर्क जो है और जो मिलिट्री फंडिंग है ईरान की वो उसको रोकना चाहता है। क्या चीज़ याद रखेंगे, फाइनेंशियल नेटवर्क जो है ईरान का प्लस जो मिलिट्री फंडिंग है ईरान की वो उसको रोकना चाहता है, नो मैटर कि ये फंडिंग, ये सपोर्ट उसे कौन देश प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ताकि ये देखो बहुत मुमकिन है कि ये जो फंडिंग आ रही है ईरान को, इसका इस्तेमाल वो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है, वो न्यूक्लियर डेवलप करने के लिए कर रहा है, ठीक है। देश को डेवलप करने के लिए अगर कर रहा होता तो देश आज ईरान पता नहीं कहाँ होता। बट ईरान कहाँ है वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है, ठीक है। न्यूक्लियर, रोटी खाने को भले ही ना हो, न्यूक्लियर डेवलप करना है। पता नहीं ये क्या मेंटालिटी है इन देशों की। खैर आगे बढ़ते हैं हम, रिपोर्ट देख लेते हैं स्ट्रैटेजिक विड्रॉल की। देखो मल्टीपल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि भारत स्ट्रैटेजिकली विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली विड्रॉ कर रहा है चाहबार पोर्ट से। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स तो ये भी कह रहे हैं कि भैया भारत छोड़ के भाग गया चाहबार पोर्ट, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे जिसमें कहा जा रहा है कि यूएस के दबाव में भारत ने चाहबार को लावारिस छोड़ दिया, ठीक है। इसको लेकर के पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, ठीक है। बीजेपी पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा कि भाई आप जो है छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है। आप क्यों जो स्टैंड आप रशिया के केस में ले लेते हैं,
यूएस के खिलाफ, क्यों आप उसको ईरान के केस में नहीं ले जा सकते? मैंने बताया अभी, ईरान के लिए रशिया के लिए यूएस को आप नाराज़ कर सकते हो, बट ईरान के लिए ईरान के लिए आप यूएस के साथ पंगा लेना बनता नहीं है किसी भी सूरत में, ठीक है? फिर वो इकोनॉमिक टर्म्स हो या फिर किसी भी और टर्म्स में हो, ठीक है? रशिया के साथ अपनी दोस्ती किस हिसाब से, वो मेरे ख्याल में आपको भी पता है, हमने को भी पता है, सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, डिप्लोमेटिक टर्म्स में भी, ठीक है? ईरान से उतना बेनिफिट है नहीं यहाँ पर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर इज़ नो परमानेंट एनिमीज इन जियो पॉलिटिक्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है? ना दोस्त है ना दुश्मन है, मेरे काम जो आ रहा है वही मेरा दुश्मन है, मेरे काम जो नहीं आ रहा है उससे अपने को मतलब नहीं। जियो पॉलिटिक्स बस इसी पे आधारित है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड इंटरप्रिटेशन, बेसिकली एनालिस्ट कहते हैं कि इस करंट सिचुएशन जो है हमारी ईरान के चाहबार पोर्ट में, वो कंप्लीट विड्रॉल हमने अभी फिलहाल किया नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट बेसिकली क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हमने फिलहाल सिर्फ एक पॉज लिया है, हमने चाहबार से पॉज लिया है, एग्जिट नहीं लिया है, एग्जिट नहीं लिया है। बट देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि कहीं ये जो पॉज है धीरे धीरे विड्रॉल में तब्दील ना हो जाएगी, जो पॉज है ये कहीं धीरे धीरे एग्जिट ना बन जाए, ठीक है? फिलहाल एक छोटा सा पॉज हमने लिया है, सिचुएशन जो है हम फिलहाल उसका आकलन कर रहे हैं, नफ़ा नुकसान हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, अब ये कैसे अनफोल्ड होती हैं चीज़ें वो देखी जाने वाली बात है, ठीक है? बातचीत चल रही है, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोजीशन क्या है? नो ऑफिशियल एग्जिट। फिलहाल जितने भी आपसे न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि छोड़ के भाग गया चाहबार, गलत कह रहे हैं, नहीं छोड़ के भागे, नो ऑफिशियल एग्जिट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, कोई भी रिपोर्ट जो कह रही है आपसे कि इंडिया एग्जिट कर गया है चाहबार पोर्ट प्रोजेक्ट से, तो वो गलत है, वो झूठ कह रहे हैं, फेक न्यूज़ मत फैलाइए, ठीक है? वेवर की एक्सटेंशन की बातें बेसिकली हमारी चल रही हैं, ठीक है? और बहुत मुमकिन है कि हम यूएस से वेवर ले लें पहले की तरह, जैसे हमने पहले लिया है, बहुत मुमकिन है इस बार भी ले लें, ठीक है? फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का क्लैरिफिकेशन क्या आया है? इंडिया जो है सिचुएशन एग्जामिन कर रही है कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उस हिसाब से रिपोर्ट वगैरह बनाई जाएगी भैया, उस हिसाब से आगे देखा जाएगा कि विड्रॉ करना है, टिकना है, या क्या किया जाएगा। फिलहाल के लिए जितने भी क्लेम आपसे कर रहे हैं कि विड्रॉ कर चुका है, नहीं किया है, ठीक है? विड्रॉ नहीं किया है, कंप्लीटली छोड़ के नहीं भागा है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि भैया अगर कल को इफ इन एनी केस छोड़ के जाना पड़ा हमें चाहबार को, तो क्या उसका रिस्क हो सकता है, क्या उसका ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी रिस्क, मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान को बाईपास करने में मदद करता है। अगर हम अफगानिस्तान को एक्सेस करना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है? फिर ट्रेड पे ऑफकोर्स इम्पैक्ट करेगा, यूएस टैरिफ एंड सैंक्शंस रिस्क करते हैं इंडिया ईरान के ट्रेड को, जो कि मात्रा में बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ तो है ही, कुछ तो है ही, ठीक है? ब्रॉडर एक्सपोर्ट को भी, ब्रॉडर एक्सपोर्ट जो हमारे इंटरेस्ट है उसको भी, अभी देखो फॉर एग्जांपल एयर कार्गो जो है हैदराबाद से ईरान को जो है वो इंक्रीज़ हुआ था सिग्निफिकेंटली, ये खतरे में आ जाएगा क्योंकि टैरिफ्स का डर है। टैरिफ लगने से बेसिकली अगर ये पेन 100 रुपये का है, ये पेन मेरे को ले जाके ईरान में बेचना है अब, या फिर किसी भी देश में बेचना है फॉर दैट मैटर, अब क्योंकि ईरान से मैं ट्रेड कर रही हूँ, इस पर लग गया 25% का टैरिफ, 100 रुपये का पेन था, अब ये हो गया 125 का, यही पेन दूसरे लोग मार्केट में 100 का ही बेच रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ कोई भी समझदार व्यक्ति 100 रुपये का यही सेम पेन छोड़ करके इसी सेम पेन को 125 पे क्यों खरीदेगा? मेरा ट्रेड तो, समझ रहे हैं? तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? फिर इंडिया यूएस रिलेशनशिप, मैंने पहले ही बताया कि चाहबार के चलते ईरान की वजह से बेसिकली आप यूएस को नाराज़ नहीं कर सकते। यूएस के साथ हमारे मल्टीपल चीज़ों को लेकर के रिलेशंस चल रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों पर हम एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर, मान लीजिए अगर कल को चाहबार छोड़ना पड़ता है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या क्या अवेलेबल है? एक तो हमारे पास है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा इंडिया इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट कॉरिडोर हमारे पास अवेलेबल है। बट इनमें से कोई भी, याद रखिए, फुल्ली चाहबार को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑप्शन है बट ये फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकते किसको? चाहबार को, ठीक है? इंडिया और ईरान का इकोनॉमिक टाइज थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या स्टेटस है। मैंने दोनों का बाइलेटरल ट्रेड 2022-23 में कितना है? करीब करीब 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, ठीक है? फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें 21% की है, बट ओवरऑल जो ट्रेड है वो 23% से गिरा है, ठीक है? फिर इंडिया का एक्सपोर्ट ईरान को कितना है? 1.66 बिलियन डॉलर, यानी करीब करीब 1.5 बिलियन डॉलर का सामान हम ईरान को बेच रहे हैं, और ईरान से ख़रीद कितने कर रहे हैं? मिनिमल है, करीब करीब 650 यानी 700 मिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है? मेजर एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं ईरान को? देखो
एग्रीकल्चरल लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स है जिसमें मीट, डेयरी, ओनियन, गार्लिक और कैंड वेजिटेबल्स आ रही हैं। इंपोर्ट क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट पे थोड़ा ध्यान देना कि हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं ईरान से। मिथिल अल्कोहल है, पेट्रोलियम बिटुमेन है, लिक्विफाइड ब्यूटेन है, प्रोपेन है, एप्पल, डेट्स, आलमंड्स, थोड़ा ध्यान दो। ये एप्पल, डेट्स, आलमंड्स थोड़ा ध्यान दो, ये बेसिक चीज़ें नहीं है, बेसिक नेसेसिटी नहीं है, इनके बिना हम मर नहीं जाएंगे। लग्जरी आइटम है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर नहीं भी मिलेगा ईरान से तो भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा ईरान से तो भी अपना काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एफडीआई ईरान से भारत कितना आ रहा है 2000 दिसंबर 2000 से लेकर के 2023 के बीच में कितना आया है? सिर्फ $1 मिलियन, $1 मिलियन US, सिर्फ $1 मिलियन US इन्वेस्टमेंट ईरान से भारत, ठीक है। तो इतने कोई हैवी नंबर है नहीं कि इसके लिए झगड़ा जाए। क्रूड इंपोर्ट, हम ऑयल तेल की जो बेसिकली खरीद है ईरान से कितनी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नील है। यूएस सैंक्शंस की वजह से जो तेल का खरीद है ईरान से भारत का नील है, ना बराबर है, खरीद ही नहीं रहे हम, ठीक है। तो लड़ा भी जाए तो किसके लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीएससी ने 2017 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, यूपीएससी ने, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाहबार पोर्ट, चाहबार पोर्ट को डेवलप करने का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे इंडिया का ट्रेड अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अफ्रीकन कंट्रीज, मैंने इतनी कहानी अभी आपको बताई सारी, इसमें आपने कहीं पे भी मेरे मुंह से अफ्रीका का नाम सुना नहीं, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी देखो क्या कह रहा है कि इंडिया का रिलेशन जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज के साथ इंप्रूव होगा, स्ट्रेंथन होगा। क्या मैंने ऐसा कुछ बोला कहीं भी पूरी कहानी में? नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी देखो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान, ध्यान, स्टेटमेंट क्या कह रहा है ध्यान देना, कि पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन को बिटवीन इंडिया एंड इराक। क्या पाकिस्तान कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसमें भारत का थोड़ा सा भी हित है? आप बताओ, समझदार हैं आप, ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, बताइए ऐसा कुछ पाकिस्तान कर सकता है? नहीं, ये भी गया। बचता क्या है? इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। शुरुआत में ही, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? आपका करेक्ट आंसर है सी, कि इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। आगे देखो, ये दो मेंस के क्वेश्चन है, मेंस में पूछा है यूपीएससी ने 2018 में और 2017 में, ठीक है। अटेम्प्ट करके देखना, कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी तो यही है कि भैया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। लिखते रहने की कोशिश कीजिए, बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है। शब्द शब्द हमने एकदम से ऐसा अंग्रेजी तो झाड़ने लगे नहीं होंगे, सब पहले सब क ख ग ABCD सीखा होगा, तो थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, बढ़ती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। कोई डाउट रह गया हो कि आपको लगता है कि मेरे दिमाग में सवाल आया है जो मैंने टैकल इस वीडियो में नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलेगा। एंड इसके सिवा आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई और टॉपिक है जो इसी तरह से एक्सटेंसिवली कवर किया जाना चाहिए, तो वो भी बताएं। रेस्ट, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।